नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। 24 की बिसात नीतीश ढूंढने निकले साथ। जी हां, 2024 के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भर दी है। विपक्षी एकता के लिए नीतीश ने कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो, इसके लिए नीतीश कुमार ने नेताओं से लगातार मिलना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वो लगातार इस कड़ी में आगे भी बढ़ रहे हैं। और आज वो आपको बता दें, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। 2 दिन बाद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां उनकी मुलाकात शरद पवार और उद्धव ठाकरे से होनी है। 24 की बिसात में, जी हां, 2024 की बिसात में विपक्ष एक साथ हो और बीजेपी को हराने में सफल हो, इसके लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता अभियान के तहत अलग अलग राजनीतिक दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से बातचीत की 2024 को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर। हम आपको इस मुलाकात के मायने बताएंगे, हर अपडेट देंगे। उससे पहले सुन लीजिए विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा कोई निजी मेरा कुछ नहीं, हमारा सार्वजनिक सब लोगों के हित में। मला मेसेज मिळाला की 18 तारखेची येणार आहेत आणि भेट होण्याची शक्यता आहे। बघूया, मला माहिती नाही। कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। मुंबई भी जाएंगे, मुंबई एकदम जाके फिल्मिस्तान देखना भी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी बिहार में तो बना ही नहीं 18 साल में। अब अपना जाके कर्नाटक में न देखे। इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो के पालतू तोते हैं। ये हम लोग बातें पहले से कहते रहे, जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहे। 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन नीरज मिश्रा जी जुड़ गए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू स्पोक्सपर्सन अनुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से सौरभ जुड़ गए हैं और राजीव रंजन विश्लेषण करेंगे। नीतीश कुमार की जो कोशिशें हैं 2024 को लेकर विपक्षी एकता में जुटे हुए हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आपको पटना लिए चलते हैं, सौरभ कुमार का रुख कर लेते हैं। सौरभ, नवीन पटनायक से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस मुलाकात के मायने कितने बजे पटना से निकल रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात कितने बजे होनी है? जी बिल्कुल विप्लेश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के खिलाफ लगातार एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज वो पटना से करीब 10:30 बजे रवाना होंगे और उड़ीसा वो करीब 11:30-12 बजे तक पहुंचेंगे और उसके बाद दोनों की मुलाकात होगी। बिहार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से होगी। मुलाकात जो है नवीन पटनायक के सरकारी आवास पर होगी और ये भी खबर है कि दोनों साथ में लंच करेंगे और लंच करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कलकत्ता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और फिर उसी दिन लखनऊ जाकर उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात किया था। तो नीतीश कुमार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के तहत 11 मई यानी एक दिन के बाद परसों वो मुंबई जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से होगी और शरद पवार से होगी। और चर्चा यह भी काफी तेजी से है कि बिहार में ही विपक्षी एकता की जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग इसी महीने के आखिरी सप्ताह में होगी। तो नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार यह भी कर रहे हैं कि उनकी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है। वो केवल इतना चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टी एक मंच पर आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तभी हम बीजेपी से 2024 में मुकाबला कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2024 में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने काफी पहले ही उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो नीतीश कुमार लगातार
कोशिश कर रहे हैं और लगातार विपक्षी जो नेता हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। अगर नवीन पटनायक से बात करें तो आज उनकी जो मुलाकात होने वाली है वो काफी अहम है, क्योंकि अगर नवीन पटनायक की राजनीति की बात करें तो 2009 में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटा था और उसके बाद लगातार उनकी एक सामान्य दूरी रही है, चाहे कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से, और लगातार वह 4 बार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। हालांकि आज मुलाकात के बारे में कहें तो पूरी देश की निगाहें टिकी है कि आखिर मुलाकात होती है तो बातें क्या क्या होती है और उसके बाद जो दोनों नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें क्या बातें निकल कर आती है। जी विप्लव, यानी कि आप कह रहे हैं मुलाकात भी होगी और एक तरीके का इनविटेशन भी होगा, क्योंकि वो पटना में तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करना चाहते हैं। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, वहां पता चलेगा कि कौन कौन साथ आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो। अब मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, लगता है एक बार फिर से देश में अगर परिवर्तन होने जा रहा है तो वो बिहार नजर आ रहा है, बिहार की राजधानी पटना नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आने वाला है 13 तारीख को, विपक्षी एकता पर असर करेगा। कितनी ये मजबूत होगी, किस तरीके की स्थिति रहने वाली है, क्या हालात रहेंगे, नीतीश कुमार की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी आगे चल के, ये काफी कुछ तय करेगा कर्नाटक का रिजल्ट। देखिए विपनेश, कर्नाटक से अभी और रात को ही, तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का चुनाव अगर जमीन पर आप देखती तो आपको लगता कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में चुनाव किया, किस तरीके में प्रचार किया, गृह मंत्री ने कैसा प्रचार किया, कोई शस्त्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा। चुनाव अभी एक दिन पहले आपने देखा केरला स्टोरी को लगातार दूसरी बार है जब इस तरह की किसी फिल्म का कर रहे हैं, उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स के बाद आप देख रहे हैं केरला स्टोरी, वहां पर पार्टी के अध्यक्ष देख रहे हैं, मतलब कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं। मैंने आपको कल वहां जिस तरीके से बीजेपी ने अपना सब दिखाया था और किस तरीके से धर्म का कार्ड वो वहां पर चले, ये भी आपने देखा था। तो ये सब ऐसा जैसे लग रहा था कि 2024 का सेमीफाइनल जो है वो कर्नाटक का चुनाव है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने भी बस में चलने से लेके, डोसा खाने से लेके, डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर बैठने से लेके कोई काम राहुल गांधी ने भी नहीं छोड़ा। और प्रियंका गांधी ने इस बार हाल के चुनाव में अगर आप देखें तो हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा सक्रियता अगर प्रियंका गांधी को देखने को मिली तो वो कर्नाटक के चुनाव में थी। तो कर्नाटक में इतनी ताकत लगाने की वजह सिर्फ ये थी कि एक तो 2024 के पहले ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहां पर है। और अब अगला जो 3 विधानसभा चुनाव 3-4 महीने बाद होना है, फिर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होनी है। तो अभी के जो हिसाब किताब आ रहा है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की एक सी स्थिति है, मतलब इन फाइटिंग, अंतर विरोध दोनों पार्टियों में बराबरी का है। और तीनों 2 जगह आप कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी की बात है ही, सत्तारूढ़ दल में भी लड़ाई है और विपक्ष में भी लड़ाई है। तो बात मैं आपसे ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि ये सारे चुनाव 2024 के ही चुनाव है, उतनी ताकत वो लगा रही है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि विपक्षी एकता की बात जो नीतीश कुमार, जो शरद पवार अभी तक जो करते रहे, जो ममता बनर्जी करती रही है, वो सिर्फ ये बात हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का एक कैंडिडेट हो और संयुक्त विपक्ष का एक कैंडिडेट हो। अगर कोई राज्य की दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी अपना कैंडिडेट देती है तो उसको विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे और जनता के बीच ये जाए कि आपको एक संयुक्त विपक्ष का ये कैंडिडेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक कैंडिडेट है, आपको इनमें से एक चुनना है। तीसरा वाला जो भी है वो बीजेपी की बी टीम है, उसकी मदद करने के लिए आया। ये एक रणनीति बनाई जा रही है। इसका जो पहला प्रयोग देखा मैंने, अगर मुझसे आप विपनेश पूछेंगी, आपको पता होगा, सबको पता है
कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा या सूची सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जारी की। सबसे पहले कांग्रेस बीजेपी से पहले उन्होंने सूची जारी कर दी और कर्नाटक चुनाव को उस तर्ज पर जहां पर बार बार बीजेपी कांग्रेस की सरकार आती रहती है, अरविंद केजरीवाल वहां अपनी जमीन ज्यादा तलाशते हैं। लेकिन आपने देखा, एक तो अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी 45 करोड़ के शीश महल, अपने मंत्रियों के जेल और तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं, तो शायद इस वजह से न गए हों। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल की तरफ देखते रह गए, उन्होंने कर्नाटक में पैर भी नहीं रखा। इधर आपने देखा ही होगा कि एक बार भी 10-15 दिनों में वो वहां पर कर्नाटक में नहीं गए, कोई चुनावी रैली नहीं किया, कहीं से ये लगा नहीं कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार से जो केजरीवाल की बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि केजरीवाल अगर कर्नाटक में ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं तो वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस को कमजोर करने जैसा होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये इस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर्नाटक नहीं गए या वो अपनी परेशानियों की वजह से वहां पर नहीं गए। तो इसका असर ये देखने में आया कि कर्नाटक की 224 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी से या तो कहीं कांग्रेस लड़ रही है और कहीं जेडीएस लड़ रही है। ये ट्रायंगुलर फाइट जो हम लोग कहते रहते हैं कि तीन त्रिकोणीय मुकाबला है, दरअसल ये त्रिकोणीय मुकाबला कर्नाटक में नहीं हुआ है, मामला आमने सामने का हुआ है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ या तो कुछ सीटों पर जेडीएस है या तो कुछ सीटों पर कांग्रेस है। तो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस, मुझे जहां तक लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में भी एक तरफ प्रो मोदी प्रो बीजेपी वोट है, दूसरी तरफ एंटी बीजेपी एंटी मोदी वोट है, और ये कंसंट्रेशन कहीं कहीं जेडीएस पर होगा, कहीं कहीं कांग्रेस पर होगा। ये 13 तारीख के नतीजे भी बता देंगे कि ये क्या कर्नाटक का चुनाव विपक्षी एकता का पहला चुनाव हुआ है क्या, और अब इसके बाद के जो 3 चुनाव होने वो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। तो वहां पर और लड़ाई दिलचस्प और रोमांचक होगी। उसके बाद 2024 तक ये फार्मूला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आज जो आप चर्चा कर रही हैं नवीन पटनायक से मुलाकात का, तो विपक्ष को आपको पता है कि बीजेपी के खिलाफ उड़ीसा में वो तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप ही में कमाल है, उड़िया आती नहीं और 20 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उड़ीसा में किसी दूसरी पार्टी का, सब पार्टियों का खात्मा उन्होंने कर दिया। वहां केवल बीजेपी और बीजेडी उन्हीं में लड़ाई है। कांग्रेस थोड़ा बहुत अपना पैर रखना चाहती क्योंकि उड़ीसा एक समय उसका गढ़ रहा है। तो अब यही सब चीजें अलग अलग स्टेट के नेताओं के बीच में नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब देखिए 2024 तक बनता क्या, लेकिन मेरा जो कहना है कि वो 13 तारीख को जो कर्नाटक के इलेक्शन के नतीजे आएंगे वो बहुत कुछ हद तक तय कर देंगे कि 2024 में विपक्षी एकता कितनी हो पाएगी। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। आज की इस मुलाकात पर भी सबकी नजर है और ज्यादा इंतजार हो रहा है 13 तारीख का, जब कर्नाटक का रिजल्ट आएगा और वो कितना असर छोड़ेगा। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जयराम विप्लव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष अपनी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहा है, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। अभी फिलहाल मुलाकातें सभी विपक्षी नेताओं से कर रहे हैं और वो जब मुलाकात करने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि देश में अब परिवर्तन का वक्त है, बीजेपी को उखाड़ने का वक्त है। विपनेश जी, इस देश में लंबे समय से सत्ता के साथ चलने वाला, सत्ता को कंट्रोल करने वाला और यहां तक कि मंत्रिमंडल डिसाइड करने वाला, मंत्रियों के नाम तय करने वाला एक इकोसिस्टम रहा है। और उस इकोसिस्टम को कभी नीतीश कुमार में संभावनाएं दिखती हैं, कभी ममता जी दीदी में दिखती हैं, और राहुल गांधी के हर बार रीलॉन्च हो जाने की संभावनाएं वो तलाशती रहती है। उस इकोसिस्टम का ये काम है। लेकिन देश की जनता, नीतीश कुमार जी हो या तमाम जो उनके साथी हैं, आज उनको पब्लिक ने रिजेक्ट किया हुआ है। लगातार चुनाव में उनको संदेश वो देती रही है। और अब जब ये रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हुए कदम है, तो ये देश के सामने जो सत्ता और स्वार्थ का खेल खेल रहे हैं वो देश देख रहा है। जो विचारधारा के आधार पर सांप और नेवले के समान लड़ाई लड़ते थे, जिनका आपस में मतभेद रहा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ अपनी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, वो लोग आज कांग्रेस की गोद में बैठने के लिए बेचैन है। जो केजरीवाल करप्ट लोगों की सूची लिस्ट लेकर घूमते थे, वो आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। तो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध केवल सत्ता के लिए
स्वयं को बचाने के लिए, अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये इकट्ठे हो रही है, देश की जनता समझ रही है। और मेरा तो सीधा सा है, राजीव जी ने भी इतना विश्लेषण किया और आपके सौरभ जी ने भी किया, कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए, जेडीएस की मदद के लिए इन्हें कर्नाटक जाना चाहिए था ना। वहां 2-4 रोड शो नीतीश बाबू कर देते, नवीन पटनायक जी का करवाते, या ममता दीदी का करवाते, उद्धव जी का करवाते, तो शायद वहां भी वोट बढ़ता कांग्रेस और जेडीएस का, दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ सकते थे। तो ये सत्ता का खेल है, केवल परसेप्शन बनाने का खेल है कि हम सबसे आगे हैं इसलिए हमको आप मान लीजिए। और जहां भी जाते हैं नीतीश कुमार जी, वो बिहार के अपने उस लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर की कहानी को भी बताएं जरा, कैसे बिहार में दंगे होते रहे, नीतीश बाबू एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, एक संत अभी बिहार आ रहे हैं, इनके मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं उनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज ही ममता बनर्जी ने एक द केरला स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया। कहां गए अभिव्यक्ति की आजादी के सूरमा, लोकतंत्र के रक्षक, संविधान को बचाने वाले, किन बिलों में घुस गए? ये सारी चीजों को जनता देख रही है और वो बिहार का कौन सा मॉडल बताएंगे जहां उन्होंने वापस जंगल राज के साथ गठबंधन करके बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार के आरोपियों को छोड़ने का काम शुरू कर दिया। आपने कहा कि एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे, आज एक साथ फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी तो यही किया है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए किस पार्टी के साथ चले गए आप सत्ता बनाने के लिए, जहां आपकी विचारधारा बिल्कुल मैच नहीं खाती। बिहार में आप जेडीयू के साथ रहे, आज भले ही आप जेडीयू को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आपने सरकार चलाई है नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, गए ना आप साथ सत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लिया, जो बीजेपी के लिए बुरा भला कहते थे, तब आप साथ चले गए। तो आपने भी तो सत्ता पाने के लिए ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया है जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। विपनेश जी, जम्मू कश्मीर का विषय हो या किसी भी राज्य का, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, सुशासन से समझौता नहीं किया, और जम्मू कश्मीर तो ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। आज वहां पर धारा 370 समाप्त हो गया, झेलम में बहुत सारा पानी बह चुका है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रामाणिकता वहां साबित कर दी कि हमने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के हित में अगर राजनीतिक गठबंधन करना पड़ा था, हमने किया, अपने विचारधारा पर खड़े रहे, अपने मांग पर अड़े रहे और करके दिखाया। हमने विचारधारा नहीं छोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन से समझौता किया है। 26-27 अपराधी जेल मैनुअल बदलकर छोड़ दिए जाते हैं, केवल जातियों का तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। अरे भाई, मैंने तो विचारधारा की बात की कि बार बार आप विचारधारा की दुहाई देते हैं, इसलिए एक दो एग्जांपल मैंने भी गिना दिए कि मैंने समझाने का प्रयास किया, शायद विचारधारा को पीछे छोड़कर कैसी पार्टियों से हाथ मिलाया सत्ता पाने के लिए। चलिए मैं आती हूँ अनुप्रिया जी, क्या लग रहा है 2024 के लिए नीतीश कुमार की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी, सभी को एक साथ ला पाएंगे? जानकारी ये भी मिल रही है कि मीटिंग के साथ साथ वो न्योता भी दे रहे हैं सभी को पटना आने के लिए। विपनेश जी, ये रणनीति आने वाले समय में कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी भाजपा के जो प्रवक्ता प्रवचन दे रहे थे, इस प्रवचन से देश की जनता अब थक चुकी है, उब चुकी है। आप देखिए, जो पूरे देश की व्यवस्था चमड़ा गई है, यहाँ की देश का बात करेंगे, बीच में नहीं बोली, सुनिए पहले आप। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली जो बेटियां हैं, जो जंतर मंतर पे आज अपनी स्मिता की लड़ाई लड़ रही है, और किसके खिलाफ लड़ रही है? वो भाजपा के सांसद के खिलाफ लड़ रही है कि जो भाजपा के सांसद आज शासन में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका मणिपुर जल रहा है, जहां पर धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलेंगे? मन की बात करेंगे। देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था या भाजपा का प्रचार मंत्री चुना था। जिस देश के प्रधानमंत्री को उसकी अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, उनके युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, 2014 में जिस वादे के साथ वो आए थे, आज किसी भी वादे को वो पूरा नहीं कर पाए, उनमें हिम्मत नहीं है उसके बारे में बात करने की, तो जिस देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और कर्नाटक के चुनाव में अब इनकी बातों को अगर गौर से सुनिएगा विपनेश जी, तो वह बजरंग दल जो पूरे देश में, जहां सासाराम और नवादा की मैं बात करती हूँ आपको, 1 महीना पहले जहां बिहार में रामनवमी के पर्व में बजरंग दल के द्वारा सुनियोजित तरह से ये भाजपा की सुनियोजित की तरह से यहाँ जो दंगा फैलाने का प्रयास किया गया, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो इनके पूर्व
विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक आज गिरफ्तार है, सलाखों के पीछे है, तो यह कह रहे हैं कि बजरंग दल को अब भगवान बजरंग से वो तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इनकी रणनीति है, यह इनका छलावा है देश की जनता के साथ में कि धर्म की आड़ में यह मुद्दे की बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम नीति से किसी बात, हमारी नीति वैसी नहीं होती है। तो आपने जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया, आपने कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप सब धर्म की राजनीति करते, कभी मुद्दे की राजनीति आप नहीं करते हैं। जयराम भाजपा का दरअसल अनुप्रिया जी चेहरा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा, करिश्माई चेहरा है कि कोई भी विपक्षी नेता अकेला तो उनसे नहीं लड़ सकता, तो ये मजबूरी है सभी को साथ लेना। इसमें विचारधारा भी कितनी पार्टियों की मैच नहीं करती है, क्या कुछ नहीं कहा एक दूसरे के लिए, देखिए लेकिन हालात क्या हैं, आज एक दूसरे का साथ पाने के लिए मजबूर हैं, ना चाहते हुए भी मुलाकातें हो रही हैं। विपेश जी, यहाँ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन देश में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकारी जितनी भी नीति है उनका दुरुपयोग करके देश की जनता के साथ में खिलवाड़ और विपक्ष के नेताओं के साथ में जो कार्रवाई हो रही है, यह उनकी एक मंशा है कि यह जिस तरह की देश चल रही है वैसे देश नहीं चलता है। देश का जो सरकार होता है उसकी महंगाई पर ध्यान देनी चाहिए, लेकिन इस तरह की रणनीति के साथ में देश को बर्बाद करने का प्रयास है। इसी के लिए हम लोग जो है, हमारे नेता जो है, अन्य दलों के जो विपक्षी दल है उनके साथ में एकजुट होने का प्रयास करें कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह 2.25 करोड़ देश की जनता की लड़ाई है, जो देश की जनता के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, इनके लिए हमें लड़ना है, इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, और एक बेटियों सवाल की का लड़ाई जवाब लड़ दे रहे हैं दीजिए हम लोग। प्रिया जी, क्या पटना लाने की भी कोशिश हो रही है नीतीश कुमार की, सभी जिन जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि वहां टेस्ट हो सके कौन कौन साथ आ रहा है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उड़ीसा भी जाएंगे और महाराष्ट्र भी जाएंगे और अन्य दलों के नेताओं के साथ बैठक होने के बाद में मुझे उम्मीद है कि यह सर्वदलीय बैठक जो है एक बार पटना में होगा। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बिहार में एक धरती होनी चाहिए जहां हमने जेपी के आंदोलन को देखा और 74 के आंदोलन से ही जो उस समय की जो शासन थी, सरकार थी, उसको हमने जो अपनी मनमानी कर रही थी उखाड़ के फेंका था। ये बिहार की धरती ही होगी जहाँ पे हम एकजुट होंगे, एकजुट होकर देश की जनता को हम तय करेंगे। ओके, ठीक है, मुलाकातों पर काफी कुछ निर्भर करने वाला है। नीरज मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। नीरज मिश्रा जी, जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं, अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है तो विपक्षी एकता को एक और मजबूती मिल जाएगी, और अगर पिछड़ गई कांग्रेस कर्नाटक में तो शायद वो मजबूती ना मिले जो कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, या फिर जो मैसेज दिल्ली से नीतीश कुमार को देकर भेजा है कांग्रेस ने, तो कर्नाटक का रिजल्ट काफी कुछ तय करेगा आगे के लिए विपक्षी एकता के लिए। विपनेश जी, ये बात तो सच है कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आएगा वो विपक्षी एकता नहीं, लेकिन देश की जो नियति होगी आने वाले समय में उसको तो तय जरूर करेगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप जितने भी सर्वेज देखें, मैं सीट और वोट परसेंटेज पे ना जाकर, अगर जो बुनियादी सवाल इन सर्वेज में पूछे गए कि देश के सामने, कर्नाटक प्रदेश के सामने सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, तो आप जानकर हैरान होंगी कि 75% से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता के सामने और कर्नाटक की जनता के सामने एकदम राक्षस की तरह खड़े हैं। लेकिन विपनेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राजीव जी का जो विश्लेषण था उसमें एक बुनियादी त्रुटि थी। उन्होंने जो ये कहा कि जो कर्नाटक का चुनाव है वो भाजपा वर्सेस अदर्स है, लेकिन वहां की परिस्थिति अलग है। वो 1991 से देखिए, जब पहली बार भाजपा वहां गई, ना तो आज तक उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल की, और एक मजेदार बात और है जो आप लोगों के विश्लेषक छोड़ देते हैं कि आज तक कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज भाजपा ने नहीं लिया। तो वहां चुनाव जो है वो कांग्रेस वर्सेस अदर्स है, वहां पर कौन किसके लिए काम कर रहा है ये पूरी देश की जनता देख रही है। और 13 मई को जब कर्नाटक का रिजल्ट आएगा तो वहां कर्नाटक में दिवाली मनेगी, और साथ ही साथ देश में एक जश्न का माहौल होगा कि वो जो प्रोपोगेंडा, वो जो झूठ, वो जो भ्रम फैलाने की और जो भ्रष्टाचार की राजनीति प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में दिल्ली में होती है, जहां संजय राय उनके घर के बगल में रहकर भ्रष्टाचार करता है और बेंगलोर में ईश्वरप्पा जैसे जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। और विपनेश जी,
ये विप्लव जी से एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि ये योगी जी को कैसे संभालेंगे। योगी जी तो स्वघोषित प्रधानमंत्री दावेदार हो गए। अब तो भाजपा को ये पहले समझना है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष के लिए तो जनता उसका चेहरा है, ये मुद्दे सबके सामने हैं, लेकिन ये भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? वो 10 साल की नाकामी जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, या वो जो लोकतंत्र की हत्या करने का जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री करते हैं उस चेहरे पर लड़ेगी? ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, पूछ लूंगी, सुन लिया है, वो जवाब भी देंगे जब मैं उनके पास आऊंगी। राजीव, आपके पास आ रही हूं मैं कपिल श्रीवास्तव जी के बाद। कपिल जी, आपको भी लग रहा है कि देश में परिवर्तन बिहार की धरती से ही होगा और सूत्रधार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी कोशिशों को आप? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बिहार की धरती एक उपजाऊ क्रांति की धरती रही है और जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि राजनीति पूरी बिहार जो है वो समूचे भारत को सिखाता रहा है। और इसके परिणाम भी हमने देखे हैं कि जब कोई ऐसा लगता है कि देश विरोधी कृत्य हो रहे हैं, कोई सरकार कर रही है, तो ऐसे तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का आंदोलन भी जो इतिहास रहा है वो बिहार की ही धरती से रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी हो, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हो, सुश्री ममता बनर्जी जी हो, शरद पवार जी हो, या केसीआर साहब हो, केजरीवाल साहब हो, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से संबद्ध हैं और इस समय ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 के अंदर अगर हमें देश बचाने की लड़ाई लड़नी है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं विपनेश, इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 4 प्रांतों का गवर्नर रहा हो, सतपाल मलिक साहब की बात मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या रही है वो उन्होंने आम जनमानस के सामने रख दिया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देश विरोधी कृत्यों में कहीं ना कहीं से सहयोग करते ये रहे हैं वो आपके सामने है। तो आज तो सबसे बड़ी चीज देश बचाने की है। विप्लव भाई कह रहे थे कि हम तो विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते हैं, कश्मीर के अंदर भी बनाए तो 370 हटाए। ये नहीं बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें आप अपने सैनिकों को जो है वो एयरलिफ्ट नहीं करा सके, जिसके वजह से इतनी चीजें हुई। पीडीपी के साथ आप मिल करके वो आप सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन कर दिए, जिसमें जब कॉन्वॉयज निकलते थे तो सब रोडें रोक दी जाती थी। वो रोडें क्यों नहीं रोकी गई वो आप बताओ ना, 40 लोग कैसे चले गए। और सबसे बड़ी बात, आपने पठानकोट हमले की जांच करवा करके आईएसआई से देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया। और आप कैसे कह पाओगे कि आपके हाथ में एक संप्रभु भारत सुरक्षित है? क्योंकि पठानकोट हमले की जांच आपने पठानकोट हमले की जांच आईएसआई जैसे आपने आतंकी एजेंसियों से कराई और आप देश के बड़ा खैरख्वाह बनते हैं। ये दोषद्रोही कृत्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरा देश इस बात को देख रहा है कि संवैधानिक चूल्हे कैसे हिलाई जाती हैं, कैसे भ्रष्टाचार से इन्होंने समझौता कर रखा है, चाहे कर्नाटका के अंदर चाहे पूरे देश के अंदर अदानी अंबानी साहब। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चैन की सांस नहीं लेंगी तब तक एजेंसियां और वो खुद, जब तक भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं हो जाता है। अरे एक संयुक्त विपक्ष की एक संयुक्त समिति की मांग नहीं कर पा रहे हैं अपने आदरणीय मित्रों को लाभ पहुंचाने की गरज से। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री जी एक जेपीसी के लिए तैयार नहीं है। भाई देश की जीडीपी ही 26,000 करोड़ की है, 26 लाख करोड़ की है, और जिसमें 12 लाख करोड़ ये ले उड़े अपने मित्रों को देके। मेहुल चौकसी साहब एक वादा करा, एक एफिडेविट दे आते हैं कि 1300 करोड़ रुपए हमने इनको चंदा दिया था गुजरात के पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं, इससे पिछले वाले इलेक्शन में। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी की कमजोरी तो इसी से नजर आ रही है जब उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से की और देश हंस रहा है इस बात पे लेकर के कि प्रधानमंत्री कितना कमजोर हो गया कि मुद्दों से भाग करके और जबरदस्ती भड़का रहे हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में ये बुरी तरीके से नीतीश कुमार डे वन से ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे, राहुल गांधी नेतृत्व करे। इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, उनका काम है सभी को साथ लेना, लेकिन वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे 2024 के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एक बात कहती है कि देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी तो हमारे आपके जो संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि उम्मीद का दामन थामे रखो, एक रोज सवेरा आएगा, कुछ हम बदलेंगे कुछ वो बदलेंगे, एक रोज जमाना बदलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं और देश का संविधान कहता है कि जब चुनाव होगा उसके संसद चुन करके आएंगे, वो अपना एक नेता तय करेंगे। अब भी आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। डे वन से यही है समाजवादी पार्टी का कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर सवाल किया जाता है तो आप इस पर बचते नजर आते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की अकेली पार्टी नहीं है।
विपक्ष सर्वदलीय बैठक करके इस बात को मानेगा। अगर राहुल गांधी जी के लिए सब तैयार है तो समाजवादी पार्टी उसमें राजीव, नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या हैं? अब जैसे उत्तर प्रदेश में हम पहले भी चर्चा हमने की है कि मायावती को कैसे साथ लेकर आएंगे, पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं तो वहां पर भी 2-3 पार्टियां, तो लेफ्ट को कैसे साथ लेकर आएंगे। ऐसी किसी न किसी राज्य में कैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये नीतीश कुमार के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है 24 के लिए? देखिए, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चेहरे पर देखा जाए तो बाकी अपने समकालीनों से सैकड़ों किलोमीटर आगे। अब बात यह है कि ये देश जिस मुहाने पर खड़ा है उसमें एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है, और ये आमने सामने। मैंने आपको कई बार इतिहास से सीख लेते भी हैं। आज कई बार लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ वही कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने किया था, प्लस हिंदुत्व उसमें जोड़ देते हैं जो इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तुलना उस तरह से की जाती है तो इंदिरा गांधी से की जाती है। इंदिरा गांधी की जब यही स्थिति थी तो यही भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था, उसने इंदिरा गांधी को हराने के लिए अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया था। तो ये कोशिशें पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। दूसरी बात, राजीव गांधी को हराने के लिए वीपी सिंह के साथ पूरा विपक्ष कैसे लामबंद हुआ था, ये तो अभी जल्दी की बात है, 32 साल पहले की। तो ठीक इसी तरह की कोशिश अभी भी चल रही है। लेकिन मैं इससे अलग एक दूसरी बात करता हूं। जब कर्नाटक चुनाव की आप बात करते हैं, जो पार्टी सत्ता में थी, जिसने 2.5 साल चुनाव सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जा रही है, वो पार्टी अपनी सरकार की नीतियों, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे, अपनी और कर्नाटक की उपलब्धियों से ज्यादा मतदान से 2-3 दिन पहले वो सिर्फ धर्म का कार्ड खेलने लगे। तो इसका मतलब है कि उसने यही तय किया है कि धर्म के कार्ड से ही उसे आगे आना है। तो अगली बात यह है कि 2000, जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नंबर 1 मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी में है, और ये कार्ड वो खेलने के अलावा दूसरा कोई कार्ड नहीं खेलेगी। तो कर्नाटक के चुनाव से एक बड़ी बात जो सामने आने वाली है, देखिए, देश के समाजशास्त्री, जो लोग भारत के समाज का अध्ययन करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक हिंदू है, वो धार्मिक तो है लेकिन कम्युनल नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है। लोग ये भी मानते हैं कि जो माइनॉरिटी है उसमें धार्मिक चाहे उतने ना हो, लेकिन कम्युनल होने का आरोप उन पर लगता रहा है। तो इस देश की माइनॉरिटी पे तो कम्युनल होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब मेजॉरिटी भी कम्युनल हो सकती है या उसे कम्युनल बनाया जा रहा है। एक समाजशास्त्री इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, और कर्नाटका इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में, मैंने आपको कई कार्यक्रम में कहा कि कर्नाटक के हर 10-5 किलोमीटर पर आपको बड़े मंदिर दिखाई जाए। बहुत धर्म भीरू होते हैं साउथ के लोग, वो धार्मिक तो है लेकिन अभी तक कम्युनल नहीं हुए हैं। और अब ये चुनाव, केरला स्टोरी, बजरंग बली, बजरंग दल, देखिए, एक बड़ी बात जो इस चुनाव के शोर में छुप रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे देश भर में अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं, कई हिंसक घटनाओं के भी आरोप लगे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के कई वीडियो भी सामने आने लगे हैं। लेकिन बजरंग दल को वैधानिकता प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कि बजरंग दल को उन्होंने देश प्रेमी, समाज सेवी और इस तरह के संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया। तो अभी ये देश की जनता देखे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और बजरंग बली की आस्था क्या दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। तो कर्नाटक का चुनाव इस मामले में भी मील का पत्थर साबित होगा। क्या बहुसंख्यक को धार्मिक से सांप्रदायिक बनाने की प्रक्रिया में कर्नाटक एक प्रयोगशाला साबित होगा क्या? और 2024 का चुनाव इस लिहाज से, मेरे समझ से, इस सामाजिक दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कर्नाटक का चुनाव, और वो 2024 के चुनावी मुद्दे तय करेगा। जी राजीव, 30-30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं को देना चाहती हूँ, लास्ट 1 मिनट है। नीरज जी, आप पहले बोलिए, क्योंकि आप कपिश जी जब बोल रहे थे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जो बात कही वो तो बिल्कुल संवैधानिक बात है ना। देश की जनता अपने अपने जब सांसदों को चुनेगी और जिसके पास नंबर्स होंगे वो लोग अपना चेहरा तय कर लेंगे। लेकिन अभी राजीव जी ने बहुत बड़ी बात कही, विपनेश जी, कि ये देश के जो बहुसंख्यक समुदाय को सांप्रदायिक बनाने का जो एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है इसके खिलाफ पूरा देश इन लोगों के सामने खड़ा होगा और वो कहेगा ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो इस देश का हजारों साल का इतिहास है, उस इतिहास के ऊपर हम लोग चोट नहीं आने देंगे। वो समाज की जो एकजुटता है
उस समाज की एकजुटता को हम नहीं टूटने देंगे। जयराम इसलिए विप्लव जी, सच में 30 सेकंड आपके 2024 का जो पास। चुनाव है ठीक है, वो बहुत नीरज जी, इतना ही जरूरी वक्त है। राजीव जी ने बहुत सारे बयान ऐसे दिए जिस पर लंबा समय चाहिए था, फिर भी मैं 30 सेकंड में अपनी बात को पूरी करूंगा। आप ये एक चीज देख लीजिए, अगर 13 मई को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो राजीव जी अपने विश्लेषण को लेकर के क्षमा मांगेंगे क्या जनता से, और अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी उस पर क्या कहेंगे। दूसरी चीज, बजरंग दल को कब असंवैधानिक बताया गया था इस देश में, कब उस पर बैन लगा था, कब वो वैधानिक नहीं था जो प्रधानमंत्री जी ने उसको वैधानिक बना दिया, वो वैधानिक ही था। आप देखने का नजरिया बदलिए, चश्मा बदलिए। और रही बात विपक्षी एकता की, उसका जनाजा अभी कपीस जी ने ही निकाल दिया जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी के जमाने का जिक्र करके उनको तानाशाह और देशद्रोही बताया। आज उसी तानाशाह और देशद्रोही कहे जाने वाली पार्टी के गोद में जेडीयू आरजेडी देख लेते हैं तमाम 13 लोग तारीख देखने के के लिए नतीजे क्या बैठे कहते हैं, हैं, क्योंकि जनता सबकी ये नजर आपका उन्हीं पर है। चरित्र देख रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो 24 के लिए क्या नीतीश सूत्रधार बनेंगे विपक्षी एकता के, और ये मुलाकातें कितनी रंग लाएंगे, और साथ ही जो कर्नाटक का चुनाव 13 तारीख को आने वाला है वो कितना असर छोड़ेगा, ये देखना होगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।